राइट टू क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट जस्टिस का अधिकार क्या है, इसके बारे में रिसेंटली एक डिबेट हुई, एक डिस्कशन हुआ, जिसमें इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कंसर्न एक्सप्रेस की, यानी कि कुछ परेशानी जताई। ये कहा कि भाई साहब टाइम रनिंग आउट हो रहा है, जो नेचर को बचाना है फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो अभी स्टेप लेने पड़ेंगे, क्लाइमेट जस्टिस करना पड़ेगा। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब क्या है? देखो, क्लाइमेट का मतलब क्या है? जलवायु। जस्टिस का मतलब न्याय, यानी कि जलवायु के लिए न्याय। और क्लाइमेट जस्टिस का क्या मतलब हुआ फिर? क्लाइमेट जस्टिस का मतलब है, इस टर्म को यूज किया जाए ग्लोबल वार्मिंग को फ्रेम करने के लिए एज ए एथिकल और पॉलिटिकल इशू के लिए। जो ग्लोबल वार्मिंग को इन्वायरमेंटल और फिजिकल समझा जाता है, इन्वायरमेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम, फिजिकल इशू, इन्वायरमेंटल इशू, उसको सिर्फ फिजिकल और इन्वायरमेंटल इशू ना समझा जाए, ये परेशानी ना समझा जाए कि पर्यावरण के लिए ये परेशानी है या फिजिकल नेचर है जो उसके लिए परेशानी है, बल्कि एथिकल और पॉलिटिकल परेशानी भी है, क्लाइमेट जस्टिस उसको बोलेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग आप जानते हो सब, ग्रीन हाउस गैस का एनवायरनमेंट में, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन बढ़ जाएगा, जैसे CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, CH4 हो गया, आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर भी एक मीथेन गैस के साथ साथ ये वाटर वेपर भी ये आपका ग्रीन हाउस गैस में आता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सब ग्रीन हाउस गैस होती हैं। अगर ये पर्यावरण में या इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा बढ़ गया तो ये हीट एब्जॉर्व करती हैं, और हीट एब्जॉर्व करेंगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के वातावरण में टेम्परेचर का धीरे धीरे बढ़ना ही, इंक्रीज होना, वही है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है? क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड है क्लाइमेट जस्टिस, यानी कि क्लाइमेट के लिए न्याय। यानी कि जो पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, जो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन हो रहा है, किसकी वजह से? इन ग्रीन हाउस गैस की वजह से। इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स, बर्फ़ के पहाड़ वगैरह माउंटेन पे जमे होते हैं, वो बर्फ़ पिघल जाएगी, और ग्लेशियर वगैरह पिघलने से, मेल्ट होने की वजह से बहुत सारे आइलैंड नेशन है, जो आइलैंड नेशन डूब जाएंगे। तो इस सब को, कंसिक्वेंसेस को बचाने के लिए क्लाइमेट जस्टिस जरूरी है। तो क्या रिलेवेंस है और इसकी क्लाइमेट जस्टिस की प्रेजेंट टाइम में? रिलेवेंस का मतलब उपयुक्तता, क्या है इसकी रिलेवेंस? देखो, क्लाइमेट जस्टिस की डिबेट चलती रहती है, किस किस को लेके? एक तो डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखो, डेवलपमेंट भी जरूरी है, विकास करना, और डेवलपमेंट करोगे, मान लो रोड बनाओगे, बिल्डिंग बनाओगे, इन सब के करने से ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा निकलती है भाई साहब। जब फैक्ट्रियाँ चलेंगी तो ये सीमेंट रोड ही बनाएंगी, वो यूज होगा बिल्डिंग में, और उन फैक्ट्रियों से धुआं निकलेगा, गैसेज निकलेंगी, ग्रीन हाउस गैस निकलेंगी। तो डेवलपमेंट तो चाहिए, लेकिन जो ये ग्रीन हाउस गैस निकल रही हैं इनको भी तो कम करना है। लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट में इनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। एक IPCC की रिपोर्ट है, इंडिया, ये है IPCC का मतलब है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये यूनाइटेड नेशन का ही है, 2 संस्थाओं ने मिलकर इसको बनाया था। इसकी रिपोर्ट आती है, इसकी रिपोर्ट ने बोला था, स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी, अगर इसी तरह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता रहा तो ये ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से बियॉन्ड चला जाएगा। क्योंकि देखो, जो पेरिस क्लाइमेट डील थी, पेरिस डील हुई थी 2015 में UNFCCC की। ये भाई साहब UNFCCC के बारे में अलग लेक्चर बना हुआ है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी जो COP21 21वीं मीटिंग हुई थी फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, वहाँ पे ये टारगेट रखे गए थे कि 2000, जो ये अभी तो 21 चल रहा है, ये जो 21वीं शताब्दी खत्म होगी 2100 में, यानी कि 2099 आएगा, और फिर 2100 आ जाएगा, तो फिर 22वीं शताब्दी चल जाएगी, 22nd सेंचुरी चल जाएगी। तो तब तक, इसके ख़त्म होने तक, 21वीं शताब्दी के ख़त्म होने तक, जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। यानी कि ये था, या तो 1.5 डिग्री से कम रखना है या 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। किस लेवल से? प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। प्री इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लगभग 1750-60 के लगभग स्टार्ट हुई थी, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब है मॉडर्न फैक्ट्रियाँ बनती चली गई, ज़्यादा से ज़्यादा इनसे पॉल्यूशन निकला, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा ग्रीन हाउस गैस के प्रेजेंस की वजह से। तो ये चेतावनी दी IPCC ने अपनी रिपोर्ट में, तो इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा जिसकी वजह से ग्लेशियर वगैरह पिघल जाएंगे और एनवायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को और नुकसान होगा। नेक्स्ट है प्रायोरिटाइजिंग इन्वेस्टमेंट। देखो, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास फंड की कमी है, पैसे की, मनी की कमी है, तो उनके इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज एक्शन लेने के लिए उन्हें फंड चाहिए।
तो इनकी हेल्प करनी चाहिए। क्लाइमेट जस्टिस बोलता है, क्लाइमेट जस्टिस ये कहता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो इनकी हेल्प करें, प्रायोरिटाइज करें इन्वेस्टमेंट को, ताकि जो वनरेबल कम्युनिटीज हैं उनका भी क्लाइमेट चेंज से जो नुकसान है वो बचाया जा सके। नेक्स्ट है लॉबिंग बाई बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रियल ग्रुप। जो देखो उद्योगपति हैं या इंडस्ट्रियल ग्रुप हैं, कंपनीज हैं ये बड़ी बड़ी, ये तो भाई साहब फॉसिल फ्यूल यूज करती हैं, अभी भी कोल वगैरह यूज करती हैं बिजली बनाने के लिए, या देखो पेट्रोल डीजल का यूज करती हैं, तो जीवाश्म ईंधन यूज करती हैं अपनी इंडस्ट्रीज में, जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तो ये गवर्नमेंट को चाहती हैं, प्रेशराइज करते हैं कि अभी शिफ्ट ना करें रिन्यूएबल एनर्जी पे। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे सोलर एनर्जी, सूरज से बनने वाली बिजली, और जैसे आपका विंड एनर्जी है, हवा से बनने वाली बिजली। तो इनकी तरफ अभी शिफ्ट ना करे कोई भी गवर्नमेंट। ये क्यों चाहती है? क्योंकि देखो अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इतने लेवल पे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके, तो इनको तो नुकसान ही होगा इंडस्ट्रीज को। तो ये प्रेशर करती हैं, गवर्नमेंट को दबाव बनाती हैं। और क्लाइमेट जस्टिस क्या कहता है? क्लाइमेट जस्टिस कहता है कि शिफ्ट करो किस पे? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ताकि ये इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन है घटाया जा सके, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन घटाया जा सके। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस शोन बाई डेवलप्ड कंट्रीज। देखो डेवलप्ड कंट्रीज भी रुकावट पैदा करती हैं। डेवलप्ड कंट्रीज कहती हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज ने तो देखो सबसे पहले ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुई? ब्रिटेन से। ये डेवलप्ड कंट्री हैं, फिर और भी कई सारी डेवलप्ड कंट्रीज में फैल गई, जैसे जापान में, आपके फ्रांस में, यूरोपियन कंट्रीज में, फिर यूएस में, अमेरिका में। तो इन्होंने तो अपना डेवलप कर लिया, यानी कि सारा जो पॉल्यूशन है लगभग सबसे ज़्यादा योगदान किसका? कंट्रीब्यूशन पॉल्यूशन फैलाने में इन डेवलप्ड कंट्रीज का। तो डेवलप्ड कंट्रीज की जिम्मेदारी बनती है कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रोकने के लिए वो भाई साहब फंडिंग करें अदर कंट्रीज की, वो ताकि एक्शन ले सकें। तो इसमें क्लाइमेट जस्टिस क्या कहता है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, और अकाउंटेबिलिटी यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी है? डेवलप्ड कंट्रीज की। क्योंकि इन्होंने क्या है, इन इक्विटेबल नेचर में, मतलब इन इक्विटेबल नेचर में इम्पैक्ट डाला है, इन इक्विटेबल तरीके से, यानी कि असमानता, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा प्रभाव डाला, इन्होंने ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इन्होंने इंडस्ट्रीज सेटअप की हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन हुआ है। तो इन्हें अदर कंट्रीज की सहायता करनी चाहिए, ये क्लाइमेट जस्टिस बोलता है। तो यही था इस लेक्चर में।